द्वारा जो अग्रवाल समाज से जुड़े लोग हैं उनके एक सदस्य हैं राजकुमार अग्रवाल जी। उन्होंने हमसे संपर्क किया और उनका मन था कि भागवत कराई जाए। भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे जिए इसके इशारे हैं। तो ये ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो मैं यहाँ 24 अगस्त से 30 अगस्त तक भागवत की कथा करने के लिए आया हुआ हूँ और बहुत सुंदर आयोजन किया है। तो मैं आपके माध्यम से कोरबा के निवासियों से, भक्तों से निवेदन करूँगा कि समय निकालें, 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ आएँ, इस कथा को सुने। इस कथा के नायक कृष्ण हैं। विपरीत परिस्थिति में जीवन कैसे जिए और सफलता प्राप्त करें, ये श्री कृष्ण के चरित्र की खूबी है। प्रॉब्लम सबको है, किसी को पर्सनल लाइफ में, किसी को फैमिली लाइफ में, किसी को सोशल लाइफ में और किसी को प्रोफेशनल लाइफ में सॉल्यूशन देती है भागवत। तो मैं माता नेहलिया परिवार की ओर से, अग्रवाल परिवार की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस कथा में अवश्य बताइएगा। पंडित जी, अभी कथावाचकों के धर्म को, जाति को लेकर के देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। जिस तरह से एक मामला सामने आया, खैर उस मामले की चर्चा करने की, तो आप क्या सोचते हैं, कोई जाति या धर्म विशेष के लोग ही कथा कह सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से कथा कहना प्रमुख है और जो कथा कही जा रही है उसकी गरिमा भी बनना चाहिए। शास्त्र में जो शब्द लिखे गए, उस शब्द के पीछे जो अर्थ हैं, जो भाव हैं, उसका जो प्रस्तुतिकरण हो, पवित्रता के साथ हो, निर्दोष हो। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से निर्दोष वाचन करता हूँ। मेरा भी उच्चारण दोष हो सकता है, मेरे विचारों में भी भ्रम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जाति बिरादरी तो कहीं आती नहीं है, लेकिन चूँकि व्यासपीठ की गरिमा को चोट लगती है तो फिर कुछ लोग इस अधिकार से कहते हैं कि भाई सुपात्र ही उस पर बैठे। ऐसा मेरा भी आग्रह। अभी कथावाचक जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, फिर चाहे वो महिलाओं को लेकर के हों या सामान्य जीवन को लेकर के हों, तो क्या कथावाचकों को इस तरह की टिप्पणियां करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक कथावाचक का अपना एक अध्ययन भी होता है, फिर दूसरा उसकी व्यासपीठ होती है और तीसरा वो एक व्यक्ति है, उनका निजी मत भी होता है। तो यदि किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो समाज को अप्रिय लगा हो, तो उसने कुछ ऐसा भी कहा होगा जो समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। एक नियम बनाइए लाइफ का, अच्छा अच्छा लेते चलिए, बुरा बुरा छोड़ते चलिए। उसमें 24 अगस्त से 30 अगस्त तक भागवत की 7 दिन की कथा करने के लिए आया हुआ हूँ। मेरा नाम पंडित विजय शेखर नाटा है। अभी हमारा परिचय का 2 शब्द आपको दे देंगे। और कोरबा में मैं दूसरी बार आया हूँ। वर्षों पहले मैं हनुमान जी का 1 दिन का प्रवचन करने आया था और मुझे इस परिवार में आके, कोरबा में आके बहुत अच्छा लगता है। सब अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। ये जो कथा जो हो रहा है, धार्मिकता कितनी बड़ी है प्रदेश में या देश में? लोग धर्म की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या मानते हैं? जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी, भौतिक युग का प्रभाव बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी और शांति की तलाश में लोग धर्म और ऐसे धार्मिक आयोजन की तरफ आएंगे। तो वो रेशो ऐसे ही चलेगा, इधर अशांति बढ़ी, इधर खोज बढ़ी शांति की, और शांति की खोज यही पूरी होती है। इसलिए इस तरह की जो कथाएं होती हैं उसमें लोग इसी भाव से आते हैं कि इस सबको काटने का। तो मुझे लगता है कि धार्मिक कथा भी अब एक आवश्यकता है। गुरु जी, क्या आप ये मानते हैं कि युवा वर्ग आज आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा जा रहा? मैंने कहा ना आपसे कि युवा वर्ग हम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब और अशांत है। जब हम युवा थे तो हमारे पास जो भी जीवन शैली थी, हमारा माता पिता की आज्ञा मानने का जो रेशो था वो बढ़ा हुआ था।
आज सब कुछ बदला हुआ है, तो युवा वर्ग धर्म की ओर बढ़ेगा ही, क्योंकि उसकी अशांति बढ़ रही है। महाराज जी, आजकल बड़े बड़े जो कथावाचक हैं वो धर्म के अलावा कुछ दूसरे टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या कथावाचकों को इस तरह से टिप्पणी करना चाहिए? समाज, स्त्री, अब वो कथावाचक भी मनुष्य हैं, और कथावाचक बनने के पहले उनके जीवन की अपनी एक यात्रा रही होगी, तो उसका प्रभाव भी रहता है, तो उनकी निजी रुचि भी हो सकती है, उनको अच्छा भी लगता होगा। ये उचित है कि अनुचित है? ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचि पर मैं कैसे टिप्पणी कर दूं। तो समाज भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें सुनना भी चाहता है, तो जैसे हर चीज का स्तर गिरा, फिर वो राजनीति हो, सिनेमा हो, समाज सेवा हो, तो कथा के क्षेत्र में भी ऐसे लोग आए और उन्होंने भी देखा, लोग सुनना चाहते हैं विवादास्पद टिप्पणी, वो भी कर देते हैं। नहीं गुरु जी, नैतिक रूप से आप दूसरे को नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, आप खुद अपना नैतिक पतन कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या दिक्कत है? ये ठीक है कि नैतिक रूप से अगर उनकी टिप्पणी ठीक नहीं है, गलत मैसेज जा रहा है, सुधार होना चाहिए। पंडित जी, आप स्वयं लंबे अरसे तक पत्रकारिता किए हैं, लोगों ने पढ़ा है आपको जब आप संपादक थे भास्कर के, अभी भी पढ़ते हैं। तो एक कथाकार और पत्रकार के रूप में आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि मन से भी कुछ ऐसी बात कही जाए जो पत्रकार रहते अगर इस तरह की बातें आप ही कहते? इन सब विषयों की जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की। मैं पत्रकारों से थोड़ी परिचित हूँ, वो मुझे घुमा फिरा के ऐसी जगह लाएंगे तो उचकाएंगे। मैंने 20 साल यही काम किया और मैं बिल्कुल नहीं उचकूंगा। तो मैंने, जब मैं पत्रकार था तो आक्रामकता, अहंकार और आवेश पत्रकारिता के गहने हैं और साधुता के दोष। तो मैं 5 साल पत्रकार भी रहा और कथा भी करने लग गया था। आखिर के 5 साल एकदम छोड़ के नहीं आया। तो उस 5 साल में मेरा अनुभव रहा कि कोई एक काम करो, या तो साधु बन के संदेश दे दो, या पत्रकार बन के ठिकाने लगा दो संदेश। तो फिर अभी मैं सावधान हो गया हूँ, तो मैं, आप जहाँ तक मुझे उचकाएंगे वहाँ तक नहीं उचकूंगा, क्योंकि मैं 20 साल यही करता था। अभी आपको इसलिए मजा आ रहा है कि उसमें पत्रकारिता ज्यादा मजा आता है? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये 2 आंखों की तरह स्वाद हो गया। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बाईं आंख से मैं देखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दाईं से देखता हूँ तो मेरा सीधा हाथ, जैसे इंद्रियां 2 हैं। तो जब मैं पत्रकार था तब भी मैंने वहाँ बहुत आनंद लिया, बहुत स्वाद लिया। 20 साल में हमारा ग्राफ कभी नीचे नहीं आया, और मैं अपने चरम पे था जब मैंने अपनी स्वेच्छा से ये काम छोड़ा। और आज भी मैं बतौर कथावाचक बहुत आनंदित हूँ। अपने काम के प्रति मुझे बहुत प्रेम है, और दुनिया में अगर 2-4-5 लोग ऐसे होंगे जिनको कोई परेशानी नहीं, मजे ही मजे उसमें से मैं, तो मैं तब भी बहुत खुश था, आज भी बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं, भास्कर को दौर आप हम देखे हैं, हम पत्रकारिता में आ चुके हैं। अच्छा, मेरी सम्मति याद है। छत्तीसगढ़ धरती का मैं ऋणी हूँ कि छत्तीसगढ़ ने मुझे मेरी पत्रकारिता में ऊंचाइयाँ दी, क्योंकि मैं उज्जैन जैसी जगह में ब्यूरो चीफ था, और प्रबंधन ने हमसे कहा कि हम आपको संपादक बना सकते हैं सीधे ब्यूरो चीफ से। मैं कभी स्थानीय संपादक भी नहीं रहा, न्यूज़ एडिटर भी नहीं रहा, सीधे ब्यूरो चीफ से प्रमोट हुआ। जैसे नौकरी में IAS लोग होते हैं ना, तो मैनेजमेंट ने हमको बुला के कहा कि हम आपको रायपुर का एडिटर बनाते हैं, और इसके बीच में 4 पद और है, पर आपको डायरेक्ट जंप देते हैं। तो हमें छत्तीसगढ़ में स्थापित करना है दैनिक भास्कर को। तो मेरे लिए चैलेंज था, मैं आ गया रायपुर, और मेरे ही कार्यकाल में जब मैं यहाँ संपादक था तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो मैंने 1 साल यहाँ काम किया,
और मेरे काम को छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। तो फिर मेरा सीधे मैं संपादक से ऊपर जाता गया, लेकिन मैं संपादक बन के पहली बार यहीं आया ब्यूरो चीफ से। बहुत छोटा सा पद था मेरा, लेकिन यहाँ अचानक मुझे बहुत बड़ा पद मिला और इस धरती ने बहुत दिया मुझको जब मैं संपादक हुआ। और जब मैंने कथाएं करना शुरू की तो यही छत्तीसगढ़ की धरती है जिसने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का एक कार्यक्रम हमने हाथ में लिया 2009 में। तो वो भी पहली बार रायपुर के पुलिस स्टेडियम में, पुलिस ग्राउंड मैदान में किया था। सामने 1 लाख लोग थे और मैंने अपना पहला प्रवचन ऐसा दिया 1 लाख में, वो भी छत्तीसगढ़ से हुआ। तो ये तो प्रदेश के हम रेडी हैं, इसने बहुत दिया। महाराज, अध्यात्म में राजनीतिक दखल है कि नहीं, आप क्या मानते हैं? अध्यात्म में राजनीतिक दखल मतलब राजनीति में अध्यात्म का दखल तो होना चाहिए। अध्यात्म में राजनीति की दखल, पर अध्यात्म में राजनीति आएगी यदि राजनीति में अध्यात्म जाएगा। गोबर भी जमीन पे गिरता है, उठाओ तो 4-5 धरती के टुकड़े लेके उठता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो जो राजनीति में नीति कितनी है, इसका एक परसेंटेज होता है। राजनीति शब्द के अगर आप टुकड़े करें तो 50% राज है और 50% नीति है, तब जाके 100% होता है। पर चूंकि 90% राज है और 10% नीति है, तो अध्यात्म यदि आएगा तो अध्यात्म को बैलेंस बनाने का काम है। और यदि नहीं बना पाएगा तो फिर अध्यात्म में भी फिर राजनीति आएगी। और जिसे राजनीति करना है उसको तो लाभ ही उठाना है, होना भी चाहिए, तो वो अध्यात्म का भी लाभ उठा लेता है। अब कोई राजनीतिक दल है, अगर उसको राजनीति करना है तो उसको लगता है कि ये जो मंच है जिसको व्यासपीठ कहते हैं, इस पे जो आदमी बैठता है उसके 1 लाख 2 लाख 15 लाख लोग सुनते हैं, तो राजनेता की क्या दिक्कत है, वो उसको भी तैयार कर लेता है क्योंकि उसको राजनीति करना है। लेकिन जो एथिक्स हैं, जो सिद्धांत है, वो ये है कि राज 50% हो, नीति 50% हो, इसको बैलेंस अध्यात्म बना सकता है। तो नहीं बना पाओगे तो अध्यात्म राजनीति फिर घुस ही जाएगी और अध्यात्म का भी नुकसान होगा। लेकिन होना चाहिए राजनीति में। राम राजा बने तो तिलक वशिष्ठ जी ने किया, कृष्ण राजा तो कभी नहीं बने, पर कृष्ण की राजनीति में सदैव उनके गुरु सांदीपनि, उपमन्यु, इन लोगों का योगदान रहा। तो अगर गुरु परंपरा और ठीक से धर्म अध्यात्म का समझ हो तो राजनीति में उसका उपयोग होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर के बड़ी बातें होती, फिर आपने वही खतरनाक मुझसे आप मेरी बात करो। मैं कथा करता हूँ, हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। हनुमान चालीसा मेरा जीवन है, हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, खाता हूँ। उससे संबंधित बात करो, हनुमान जी की बात करो, राम जी के, और ये क्या महाराज जी जो झूठ फरेब धोखा की राह पर चलते हैं वो आदमी अपना सुखी जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। लेकिन जो सच्चाई की राह पर चलता है, जो ईमानदार होता है, सीधा साधा होता है, उसका लाइफ कष्टों से क्यों भरा होता है? आपने जो सवाल पूछा है बहुत बड़ा फिलोसफी है, मैं संक्षेप में उत्तर दूं। हम हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और धर्म नहीं रखते। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि मेरा जो आज जन्म है वो पीछे से आ रहा है, तो मेरी लाइफ में 25% प्रारब्ध है, जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे भाग्य में, कैरिड ओवर कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में। तो 25% प्रारब्ध आ गया। आज मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, प्रारब्ध में पता नहीं डाकू था, चोर था, आज मैं डाकू हूँ, प्रारब्ध में अच्छा था, तो वो 25% नेगेटिव हो के पॉजिटिव आ गया। 25% हमारी लाइफ में हमारी माँ से आता है। 9 महीने मेरी माँ जैसी रही होगी वैसा मैं होगा। 25% पिता से आता है। जन्म देते समय जिस क्षण माँ के गर्भ में पिता ने भ्रूण रखा, उस रात उस क्षण पिता जो थे वो हम हो गए।
तो 75% हमारी लाइफ में प्रारब्ध माँ और पिता का है, उनका भी भाग्य है, उनके भी कर्म है। तो चूंकि 75% पे आपका कोई अधिकार नहीं है, तो किसी अच्छे इंसान के माता पिता और प्रारब्ध यदि नेगेटिव रहे तो वो भोगता है, और किसी बुरे इंसान का प्रारब्ध अच्छा और माता पिता पॉजिटिव रहे होंगे तो वो बुरा करने के बाद भी। लेकिन अगर आप एक वो केमिस्ट्री की लैब में एक कांच की ट्यूब होती है यू आकार की, इधर डालो तो इधर निकलती है, तो उसका नियम है कि आप इधर से अच्छा डालते जाएंगे तो वो अच्छा निकलते जाएगा, आपने अच्छा डाला और बाद में बुरा डाला तो वो बुरा निकलता है। तो बस वाइस वर्सा ऐसा है, इसलिए आपको कभी बुरे आदमी को मजे करते देखें तो आप समझ लेना कि महाराज जी आजकल अपराध इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इतना ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं जो कल्पना से परे हैं। माता पिता बच्चों की हत्या कर रहे हैं, बच्चे माता पिता की हत्या कर दे रहे हैं, पति पत्नी को निपटा दे रही है, पत्नी पति को निपटा दे रही है। तो ये शरीर आधारित जीवन के कारण होता है। हम मनुष्य हैं तो हमको भगवान ने ऑप्शन दिया है कि हम शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों पे आधारित जीवन जिए। तो मन और आत्मा की तो कोई बात करता नहीं है आजकल, क्योंकि आप शरीर पे टिके हैं। तो हम में और पशु में अंतर ये है कि पशु सिर्फ शरीर जानता है, मन और आत्मा नहीं जानता। इसलिए ये पाश्विक कृत्य हैं कि पत्नी पति को मार रही है, माँ बाप बच्चों की, पाश्विक कृत्य हैं पशु जैसे। तो जब आप केवल देह पे टिकेंगे तो आप पशु जैसे हो जाएंगे, इसलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। बोलिए, आपका राजनीति की ओर रुझान है क्या आगे चल के? अरे क्यों खतरनाक बात, क्या करेंगे राजनीति में, देखिए उतने ही मजे चल रहे हैं। नहीं, कई पत्रकार और संत विचारक राजनीति में चले, इसलिए मेरा प्रश्न। उनकी रुचि होगी और उनको लगता होगा समाज सेवा का ये अच्छा क्षेत्र है तो वो कर रहे हैं। माहौल हो गया है, आगे राजनीतिक और धर्म के नाम से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ उनका ये दे है, तो ऐसा क्या मानते हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, उनकी इंटरेस्ट है। महाराज जी, कुटुंब आज टूट रहे हैं, परिवार हर घर में अच्छे अच्छे जो पुराने परिवार थे, संस्कार या जो भी कह रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या से आज हर घर जूझ रहा है इससे। परिवार टूट रहे हैं, बिगड़ते रिश्ते, टूटते परिवार। वो इनकी बात का ही उत्तर इसमें है कि परिवार के लोग देह पर टिके हैं, पूरी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। और पुराने लोग जिनकी उम्र अगर आज मैं कहूँ 60 से 90 के बीच के हैं, तो वो लोग के पास फिर भी एक टेस्ट था कि बड़ों का आदर कैसे करना, परिवार में गम कैसे खाना। और जो नए बच्चे आए हैं उनको हम ही ने तैयार किया है। अब वो ऐसे नहीं रह सकते जैसे आपने, उन्होंने एक बात बोली आपने तुरंत पूरी करी, आप उनको बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करा रहे हैं, तो ऐसा होना है। तो अब इसका एक ही तरीका है कि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है ना, जो लालन पालन का जो तरीका है, उसमें पेरेंट्स को बहुत ही अपने शरीर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाके परिवार टूटने से बचेंगे। महाराज जी, सुबह जब सूर्योदय उगा नहीं रहता है, जब अंधेरा रहता है 3 बजे, तो हम हनुमान जी की नहा धो के पूजा करते हैं, तो क्या अंधेरा होने से पहले पूजा करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा 24 घंटे कर सकते हैं जी। हनुमान जी ATM है जी, बटन दबाओ रेडी, वो टाइम पर पूजा करेंगे। ये लोक परंपरा है कि हनुमान जी इस समय राम जी की सेवा जी। में तो रात को न करें। जी, आपको 24 घंटे हनुमान जी की सेवा करने की स्वतंत्रता है। महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं 10 जगह मुंह मारती हैं वो कभी भी अपने ससुराल को हो गया है, हो गया मैंने इसका जवाब हो गया